हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो एग्जाम तो करीब आ गया यार। मैं बार बार तो यही बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है कि मैंने एएस के जो है सीए इंटर ग्रुप वन के जो अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोविजन है ये मैंने डाले हुए हैं। आपको यूट्यूब पे इसके 30 मिनट्स में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। 8 एएस है ग्रुप वन में, आप पूरा रिवाइज कर लो। तो बच्चों के बहुत सारे उस पर कमेंट आए थे, टेलीग्राम पे कमेंट आए थे, यूट्यूब पे कमेंट आए थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि सर आप प्रैक्टिकल भी करा दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये आप खुद से भी कर सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम की कमी है। तो इसलिए आइए मेरे साथ करते करिए, एकदम पानी की तरह आपको समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों। ठीक है। आप जो है ये भी कहेंगे सर आप एएस के क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं इसलिए ध्यान देता हूँ बच्चों क्योंकि वो आपका मैंडेटरी क्वेश्चन होता है। अगर आप पहला क्वेश्चन छोड़ दिए ना, फिर आपको आगे ऑप्शन नहीं मिलता है। 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से पहला मैंडेटरी हो गया, तो बाकी के आपको क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे ना बच्चों। 4 क्वेश्चन आप कैसे करोगे बताओ? पहला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो 20 नंबर तो वहां तो गया ना, आपका 20 नंबर खत्म। तो इसीलिए पहले क्वेश्चन पे बहुत महत्व रहता है। और सबसे बड़ी बात, आप उसको स्कोर कर सकते हो। तो ठीक है, अब हम लोग सारी अपनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। मैंने एक चीज बनाई हुई है, ये आपको दिख रही होगी। इसमें एएस के जितने भी क्वेश्चन जहां जहां भी आए हैं वो मैंने कवर किए हैं। मैंने सारे आरटीपी एमटीपी निकाल लिए हैं, और ये सब वही आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड आंसर है जो आईसीआई की वेबसाइट पे मौजूद है। ठीक है। मैं अपनी किताब से इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे होते हैं तो उनके पास मेरी बुक्स नहीं होती है। तो बच्चों, आपको ये जो मैंने बनाई हुई है, ये आप जो देख रहे होगे, ये पूरा इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप इसको निकाल लो। ऐसे है क्या ना, जैसे हम लोग एएस वन अभी करेंगे तो उससे रिलेटेड एग्जाम में कहाँ क्वेश्चन आए हैं, आरटीपी में कहाँ क्वेश्चन आए हैं, एमटीपी में कहाँ क्वेश्चन आए हैं, तुरंत जाके हम उसमें देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है बच्चों, आ जाइए। तो सबसे पहले देखो, मैंने ये सब एमटीपी आरटीपी ये सब मैंने निकाल लिया हुआ है। ठीक है। तो एसएम से ही मैं पढ़ाऊंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम कैजुअली आपको समझ में आएगा बच्चों। अरे भगवान का नाम लीजिए और शुरू करिए, बाकी तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं तो यही कहूंगा बच्चों कि आप जो है वीडियो देख लीजिए। ठीक है। तो आपको सही लगेगा, लेकिन फिर भी आ जाओ। मैं आपको थोड़ा सा एएस वन के बारे में बता देता हूँ। देखो, एएस वन क्या कहता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। भैया नाम भी याद रखना है आपको, तो इसीलिए बार बार जब भी कोई एएस का नाम बोलिए, नंबर बोलिए, तो उसका नाम भी याद करते रहिए। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इसमें केवल डिस्क्लोजर की बात की है कि आपको डिस्क्लोजर करना बहुत जरूरी है। क्यों डिस्क्लोजर जरूरी है? हर चीज का वाई जरूर करो, आपको पूछना चाहिए कि क्यों, ऐसा क्यों। तो डिस्क्लोजर इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और लोगों को पता चल पाएगा कि उस बैलेंस शीट बनाने में क्या व्यू है। तीसरा, कंपेयर हो पाएगा। चौथा, लॉ को कॉम्प्लायंस करने के लिए, एएस को कॉम्प्लायंस करने के लिए, इन्हीं कारणों से आपका डिस्क्लोजर करना पड़ता है। सीए साहब को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की गई है। करना होता है बिजनेस को, बिजनेस जो यूजर मतलब वो आपके ओनर जो है उनको, लेकिन करते तो हम ही लोग हैं। तो दूसरी बात, डिस्क्लोज करना होता है। फिर आपको क्या था कि अकाउंटिंग पॉलिसी होता क्या है सर? मेथड्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंस बुक्स को बनाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है, तो वो है अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर मैंने आपको बताया कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको सेलेक्ट करना है तो आप किन बातों का ध्यान रखोगे। सबसे पहली बात क्या है सर, कि सर अगर हमें कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करना है तो आप अपनी पहले ये देखोगे कि हमारी बुक्स जो है ट्रू एंड फेयर बननी चाहिए, सबसे पहला। सेकेंडरी कंसिडरेशन में 3 चीज थी। सबसे पहला क्या था? मेटेरियलिटी ध्यान दोगे। आपके बिजनेस के हिसाब से उस मटेरियल लेवल आप डिसाइड करोगे। करोड़ों की ट्रांजेक्शन है तो 10 रुपए पे आप मारा मारी नहीं करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ लापरवाही करिए, लेकिन नहीं, मेटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए आप उसको डिस्क्लोज करेंगे। दूसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है? मतलब फैक्ट आर मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ। मतलब लॉ वो बोलता नहीं है कि आप डिस्क्लोज करिए, लेकिन आपको लग रहा है कि ये फैक्ट डिस्क्लोज करना चाहिए। मेल प्रैक्टिसेस ऑफ एम्प्लॉय भविष्य में कंपनी को नुकसान दे सकती है, तो आप इसको डिस्क्लोज करिए। गबन हो रहा है, आप इसको डिस्क्लोज करिए। फिलहाल गबन तो आपको डिस्क्लोज करना ही है। तीसरा आपका क्या था बच्चों? मेटरलिटी हो गई, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होगा, और प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या कहता है बच्चों? कि आप प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, लॉसेस की चिंता करिए। मतलब आपको लॉसेस के बारे में ज्यादा सोचना है, उसके बारे में पहले से ही प्रोविजन बना के चलना है। तो ये 3 चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैंने बताया कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करते हो तो इसमें क्या करना होगा। पहले आप चेंज क्यों करोगे?
तो इसका रीजन तीन बातें थी, बेटर कंप्लायंस के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लायंस करने के लिए, या लॉ को कंप्लायंस करने के लिए। यही तीन कारणों की वजह से आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो। और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेंज किया तो आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी होगी। ओल्ड पॉलिसी क्या थी, न्यू पॉलिसी क्या थी, इसका कारण क्या था चेंज करने का, और चौथा प्रभाव क्या पड़ा आपका, मतलब नई वाली पॉलिसी आने से आपको क्या फायदा मिला या क्या इफेक्ट क्या पड़ा, ये बताना पड़ेगा। फिर मैंने आप सॉरी फिर मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग एजम्पशन बताए थे, और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी होती है जो प्री एज्यूम मानी जाती है बच्चों, कि ये आपकी चल रही है या आपकी लग रही है, इसको आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि डिस्क्लोज आपको तब करना है जब ये फॉलो नहीं हो रहा है। ऐसे तीन थे, कौन कौन से? सबसे पहले गोइंग कंसर्न, कोई भी इंटरप्राइज ये मानी जाती है कि वो लंबे समय तक चलेगी, तो आपको इसको डिस्क्लोज नहीं करना है। लेकिन अगर अगर वो इंटरप्राइज या कोई भी बिजनेस यूनिट लगता है कि अब वो डिस्क्लोज नहीं, अब वो गोइंग कंसर्न नहीं है उसमें, अब वो अगले साल बंद हो जाएगी या कुछ महीनों में बंद हो जाएगी, तो आपको इसको डिस्क्लोज करना है। और जो बैलेंस शीट के सारे असेट्स है उसको रिलाइजेबल वैल्यू पे, और लायबिलिटी है उसको पेबल वैल्यू पे बनाएंगे। दूसरा मैंने क्या बताया, कंसिस्टेंसी, कोई भी पॉलिसी चल रही है तो हम ये मान के चलते हैं, मतलब एएस मान के चलता है कि वो अगले साल भी सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है बच्चों तो आप उसको डिस्क्लोज करोगे, मतलब आप उसको चेंज कर रहे हो तो आप उसको डिस्क्लोज करोगे। चल रही है सेम तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, आपका अक्रूवल बेसिस, कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज चलती है तो वो अक्रूवल बेसिस पे चलती है। अक्रूवल बेसिस मतलब क्या होता है, कोई खर्चे आपने किए नहीं है लेकिन वो खर्च उसी साल का है तो वो आपके बुक्स में जाएगा। इसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि रेवेन्यू के अगेंस्ट में जो खर्चे हैं तो आप उसको बुक करिए, भले वो कैश में हो या ना हो। ये तीन अकाउंटिंग पॉलिसी थी। फिर इसके बाद मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि मेटेरियलिटी को बहुत ध्यान में रखना है इस एएस में, मेटेरियलिटी लेवल देखने हुए। अगर कोई चीज मटेरियल नहीं लगती है फिर भी आपको लगता है ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है तो आपको इसको नोट्स टू अकाउंट में देना चाहिए, ठीक है। और जो है आपका क्या था आपका, चेंजेस इन डेप्रिसिएशन मेथड इज नॉट अ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बिकॉज इट्स जस्ट एन एस्टिमेट। मतलब अगर जैसे मशीन की लाइफ में चेंज हो रही है तो ये एक अनुमानित होती है, इट्स नॉट वेरी फिक्स। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब ये फिक्स नहीं है, उसमें चेंज हो सकते हैं। अभी आपको लग रहा है 5 साल, अब वो 6 साल तक चली गई, समझ रहे हो। तो डेप्रिसिएशन का चेंजेस इज नॉट अ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। स्क्रैप की वैल्यू में चेंज हो गया, लाइफ में चेंज हो गया, नो, नॉट एट ऑल। ओके सर, आप तो बहुत भौकाल में हैं आप। नहीं नहीं यार, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ। तो चलो आ जाओ इतने कॉन्सेप्ट पे, जो मैंने यही सेम चीज मैंने अपने वीडियो में बोला हुआ है, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी 30 मिनट्स में कंप्लीट एएस रिवीजन, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पे देखो, आ जाओ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको ना मिल पाए, आ जाओ, ठीक है। ये सब नहीं, यहाँ यहाँ से आ जाओ। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। आ जी, देखो क्या बोल रहा है, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री 31 मार्च 2002 अमाउंटिंग टू ₹1,63,000 फीफो मेथड। मतलब फीफो मेथड से इनका जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो 1,63,000 आ रहा है, ठीक है। कंपनी डिसाइड टू चेंज फ्रॉम फीफो मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड। एक बात बताओ, फीफो मेथड क्या होता है पता है ना? जो माल पहले आया है उसको पहले बेचेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल बाद में आया है उसको बाद में। मतलब कहने का क्या है, अगर मान लो आपके पास 1,000 क्वांटिटी है, आपको 1,500 बेचना है, तो पहले आप जो 1,000 क्वांटिटी आया हुआ है ये पहले आप यूज करो, फिर बाकी जो क्वांटिटी आई होगी फिर उसको यूज करिए। सर 1,000 क्वांटिटी ही थी, 1,500 बेच दिए हैं, ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है। अब फालतू बातें मत करो, जब आपके पास स्टॉक ही नहीं रहेगा तो बेचेंगे कहाँ से? तो मतलब आप मजाक कर रहे हो, चलो ठीक है। तो फीफो मेथड, तो यहाँ पे वो फीफो चल रहा था, फिर इसने वेटेड एवरेज कर लिया, ठीक है। हो सकता है कि इसने अपने गुड्स में कुछ चेंजेस किए होंगे। तो फिर क्या बोल रहा है, फॉर असरटेनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, मतलब वैल्यूएशन करने के लिए इसने वैक लगा दिया, वेटेड एवरेज मेथड। ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,47,000 हो जा रही है। पहले कितनी की थी? 1,63,000। अब ये बताओ, पहली बात तो ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? सर यहाँ पे स्टॉक का वैल्यूएशन में चेंज हो जा रहा है। देखो यहाँ पे 1,63 से 1,47 भी आ जा रहा है। अमाउंट भी मतलब मैटर करती है, क्योंकि 1,63 से 1,47 कितने का फर्क हो गया? 1,63,000 से 1,63,000 से सर आपका ये आ जा रहा है 1,47,000 रुपए। तो ये सर आपका कितना हो जा रहा है? आपका हो जा रहा है 16,000 रुपए का, आपका क्या हो जा रहा है? स्टॉक कम हो जा रहा है। अब बात समझ रहे हो? तो आपका यहाँ पे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक चेंज हो जा रहा है। तो सर ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्योंकि इसमें कोई अनुमानित नहीं है, आपने इसको किया है, आपकी इस पे बैलेंस शीट पे इफेक्ट हो रहा है। दूसरा,
इसमें क्या लिखा है देखो, पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री 1 31 मार्च 2002 को 1,95,000 हो जा रहा है। आप एक बात बताओ, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? AS2 आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कॉस्ट मतलब सबके लिए वैल्यूएशन रूल अलग है। WIP के लिए अलग, रॉ मटेरियल के लिए अलग, फिनिश गुड के अलग। तो हम ये मान के चल रहे हैं ये फिनिश गुड के बारे में बात कर रहा है। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे 1,47,000 की कॉस्ट है और एनआरवी कितनी है? 1,95,000। तो सर लोअर तो कॉस्ट ही है, तो 1,47,000 पे ही वैल्यू करेंगे। बोल रहा है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर में आपको क्या क्या बताना है? मैंने आपको बताया ना, ओल्ड बताना है पॉलिसी, न्यू पॉलिसी बताना है, रीजन बताना है कि आपने क्यों चेंज किया और उसका क्या इफेक्ट हुआ। ओल्ड पॉलिसी क्या थी सर? सर ओल्ड पॉलिसी क्या थी बताइए? फीफो। न्यू पॉलिसी क्या है सर? आपका वेटेड एवरेज मेथड। रीजन क्यों चेंज किया? आपका जो देखो, इसका चेंज करने का क्या हो सकता है कि आपकी जो गुड्स है वो आपका नेचर या तो बदला होगा, चेंजेस इन द नेचर ऑफ गुड्स, चेंज हुआ होगा इन नेचर ऑफ गुड्स, कि आप दूसरे गुड्स में डील करने लगे। जैसे एज एग्जांपल, जैसे दूध ले लेते हैं, अगर कोई दूध के बिजनेस में है तो वो जो शुरू में आया हुआ गुड्स रहता है, वो अगर वो टाइम पे नहीं बेचा गया तो वो खराब हो जाता है, या ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसको पहले बेचा जाता है। तो हो सकता है ऐसा कोई गुड्स उसने चेंज किया हो, या जो भी, मतलब देखो जो रीजन हो सकते हैं आप उसको डिस्क्लोज करिए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या तो आप कह सकते हो कि कोई स्टॉक है, कंजप्शन कंजप्शन की कोई पैटर्न जो जिससे मैन्युफैक्चर होती है, वो कंजप्शन की जो पैटर्न है वो चेंज हो रही होगी, या इस हिसाब से हो रही होगी कि भैया आप हमको वेटेड एवरेज करके चलना है। जो रीजन आपको लगे आप उसमें दो। रीजन हो गया। इफेक्ट क्या हुआ सर? आपकी क्लोजिंग स्टॉक 16,000 रुपए से गिर गई, जिसके कारण आपका करंट असेट्स कितने से गिरा? 16,000 रुपए से। साथ ही साथ आपकी प्रॉफिट भी कितने से गिर गई? 16,000 रुपए पे। सर प्रॉफिट कैसे गिर गई? अरे यार, ट्रेडिंग पीएल आप बनाते हो ना, इधर जो है बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो ना, और प्रॉफिट इधर आती है 2 GP। जितना क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा रहेगा उतना आपकी प्रॉफिट ज्यादा रहेगी ना। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी तो बढ़ जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक घट रहा है, इधर का टोटल जो है कम हो रहा है, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर होता है ना प्रॉफिट। तो बस देखो आंसर भी क्या लिखा है, आओ देख लो बच्चों। सब चीज मैंने बता दिया। पहले तो ये बता रहा है कि भैया आपको अगर कोई भी होती है तो मटेरियल इफेक्ट, मटेरियल है तो रिसोर्स, तो यहाँ पे मटेरियलिटी है। अगर मटेरियलिटी नहीं है बच्चों, सारी चीज बता दो, मटेरियलिटी नहीं है तो आपको नोट्स टू अकाउंट में देना चाहिए उसको, ठीक है। देखो, तो ये सर ये जो है अ, देखो शुड बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। देखो अगर नहीं है, सच अमाउंट इज नॉट असरटेनेबल, अमाउंट ही आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसकी फैक्ट बता दीजिए नोट्स टू अकाउंट में। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी करना है, ठीक है। फिर वैल्यूएट इन्वेंट्री, अब मतलब लोअर करने से कॉस्ट पे ही आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है बेटर। ऐसा रीजन क्या है, मतलब चेंज करने का रीजन क्या है? और पॉलिसी को रिफ्लेक्ट द कंजप्शन पैटर्न ऑफ द इन्वेंट्री, हो सकता है कि कंजप्शन पैटर्न अच्छा हो रहा हो, ठीक है इससे। और अब क्या हो रहा है, करेंट प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। बस सिंपल, खत्म। अब आ जाओ, आप क्या बोल रहा है? बोल रहा है सर जगन्नाथ लिमिटेड हैड मेड अ राइट इशू ऑफ शेयर इन 2002 में। इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर इट हैड प्रोजेक्टेड अ सरप्लस ऑफ 40 करोड़। बोला कि भैया राइट इशू कर रहा है और उसमें बोला 40 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाएंगे ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2002। द ड्राफ्ट रिजल्ट फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन द हाइदर टू फॉलोड अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब जैसे तैसे वो लोग बनाए और प्रेजेंटेड फॉर परसुअल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समझ रखा गया, जिसमें बता रहा है कि शोड डेफिसिट ऑफ 10 करोड़, 10 करोड़ की कमी दिख रही है, लॉस। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद द एमडी डिसाइडेड, ऐसा 10 करोड़ की कमी दिख रही है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं प्रॉफिट में लाने के लिए, ये बोल रहे हैं कि वैल्यू, मतलब देखो ये बनाया गया है जैसे तैसे हाइदर टू बेसिस पे बना लिया गया, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का समझ रखा गया। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो वर्क कॉस्ट के बेसिस पे करेंगे इंस्टीड ऑफ प्राइम कॉस्ट। मतलब उसने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे इसने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इन्वेंट्री होती है, जो फिनिश गुड होती है, आप लोग कॉस्टिंग पढ़े होगे, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कब कैलकुलेट होता है? आपका वर्क कॉस्ट करने के बाद होता है। समझ रहे हो ना आप जरूर से पढ़े होगे। फिर उसके बाद एडमिन ओवरहेड जाता है, फिर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है,
फिर वह प्रॉफिट जोड़ते हो आप। तो वैसे भी उसने गलत बनाया था, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे नहीं करना है और यहाँ पे वर्क कॉस्ट बेसिस पे करना है। तो देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि हम वर्क कॉस्ट करेंगे, तो इससे आपका ओल्ड पॉलिसी तो आप बता दोगे कि पहले हम प्राइम कॉस्ट करते थे अब वर्क कॉस्ट कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि हो सकता है इन्होंने, ये देखो फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री के खर्च भी इसमें जुड़ रहे हैं। प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट के बीच में क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड है, तो फैक्ट्री के खर्चे भी इसमें जुड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि फैक्ट्री में कुछ ज्यादा एक्सपेंस हुए हैं, दैट्स वाई, जो कि रिलेटेड है आपके स्टॉक से। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि आपने फैक्ट्री में हाई एक्सपेंडिचर किया हुआ है, हाँ, आप कैपिटल लगाए हुए हो फैक्ट्री में, मोर एक्सपेंसेस इन फैक्ट्री ड्यू टू दिस रीजन। और फिर इससे होगा क्या, 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपए आ गए, 20 करोड़ आपकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, 20 करोड़ से आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी और आपका करंट असेट्स भी 20 करोड़ से बढ़ जाएगा, करंट असेट्स यानी स्टॉक, बस खत्म। अब क्या हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन, नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल एक्सपेंस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। वो बोल रहा है कि जब कोई सामान बिक जाता है तो उसकी वारंटी चलती है, मालूम होगा आपको। तो वो बोल रहा है कि हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे टिल द लास्ट ईयर। प्रोविजन 2% ऑफ सेल यूज टू बी मेड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू। ये किसकी बात कर रहा है, ये अक्रूवल की बात कर रहा है। ठीक है, पहले अक्रूवल के बेसिस पे चलते हैं, हालांकि ये अभी भी अक्रूवल के बेसिस पे चल रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं बस हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे अक्रूवल को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फिर एक्चुअल एक्सपेंस यूज टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रोविजन। फिर पहले ये क्या करते थे, पहले ये प्रोविजन बनाते थे, फिर उसके बाद जो खर्चे एक्चुअल में निकलते थे, जैसे कोई सामान बिगड़ता बिगड़ता था तो उससे खर्च जो होता था उसे चार्ज कर लेते थे। बोर्ड नाउ डिसाइडेड टू अकाउंट फॉर एक्सपेंस एज एंड व्हेन एक्चुअली इनकर्ड। बोल रहे हैं जब होगा तब देखा जाएगा अब। तो देखो ऐसा किया क्यों होगा, ओल्ड न्यू पॉलिसी ये आप बता दोगे, पहले प्रोविजन बनाते थे अब नहीं बताते थे, ऐसा किया क्या होगा। हो सकता है इनकी जो है वो आफ्टर सेल जो डिफेक्ट होते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज इनकी कम हो गई है, सर्विसेज की इनकी नो रिक्वायरमेंट, इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो क्यों टेक्नीशियन हायर करे, लड़के हायर करे, प्रोविजन करे। इनकी गुड्स की क्वालिटी जो है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है तो कोई भी इसमें शिकायत नहीं आ रही है, रिटर्न नहीं हो रहा है गुड्स का, रिटर्न या कुछ भी हम गारंटी वारंटी चेंज कर दी है पॉलिसी, मतलब वारंटी कुछ भी नहीं दे रहे हैं आप। चौथा, आप अपने यहाँ लगा दिए कि भैया माल बिकने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ड्यू टू एनी रीजन, आप ऐसा अगर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए हैं तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ होगा क्या बच्चों आपका, यहाँ होगा आपका जो 2% ऑफ सेल का आप ये बनाते थे, जो कि कितना आ रहा है, 600 गुणे 2, आपका आ रहा है 12 लाख रुपए, 12 करोड़ रुपए मटेरियल अमाउंट है भाई। मटेरियलिटी को हर समय लो, प्रोविजन जब लिखना तो पहले ये बता देना, या अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंजेस के बारे में आ रहा है तो उसमें साफ साफ लिखो, अगर ये मटेरियल है सर देन इट विल बी डिस्क्लोज, अदरवाइज इट विल बी, if it is not a certain one then it will be disclosed in notes to account, the facts should be disclosed, okay। तो यहाँ पे 12 करोड़ तो भैया मटेरियल अमाउंट है, ये आप डिस्क्लोज करोगे, इससे क्या होगा, आप प्रोविजन नहीं बना रहे हो, भले यहाँ पे आप सब लिखो कि यहाँ पे अक्रूवल कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बट कंपनी को ऐसा लग रहा है कि भैया हमारे कोई भी ऐसी चीजें नहीं है, जो भी आपके रीजन है वो आप उसको बताइए। देखो सारा अपना ज्ञान निकाल के रखोगे तभी एग्जामिनर को लगेगा कि आपके पास नॉलेज है, ठीक है। फिर आपको अंत में लग रहा है कि भैया ऐसा ऐसा किया है, ड्यू टू दिस रीजन हो सकता है, तो भैया यहाँ पे 12 करोड़ से आपकी जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोविजन आप बना ही नहीं रहे हो, खर्च जाएगा ही नहीं। अब क्या हो रहा है सर, वो बोल रहा है कि तीसरा में प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टमेंट में परमानेंट फॉल आ गया, प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फॉल हैड टेकन प्लेस ओवर द पास्ट 5 ईयर। वो बोला है 5 सालों में हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है, और उसको लिए जो है द प्रोविजन बिंग 10 करोड़ रुपए, उसके लिए आपको प्रोविजन बनाना है। तो जब देखो इन्वेस्टमेंट AS13 उसमें क्या बोलता है, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है और उसको कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, अनलेस देयर आर परमानेंट डिक्लाइन। तो यहाँ जब वो बोल रहा है परमानेंट डिक्लाइन, तो AS13 में क्या बोला था कि अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो आप उसको रिकॉर्ड करिए, उसको बुक्स में डालिए, उसको P&L में चार्ज करिए। तो बच्चों ये चार्ज होगा, बिल्कुल चार्ज होगा। तो यानी इससे क्या हो जाएगा आपका सर,
इससे ज्यादा कुछ ओल्ड न्यू नहीं बताना है, इसमें ये बताना है इससे आपकी जो प्रॉफिट है वो आपकी 10 करोड़ से कम हो जाएगी। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, यू एज ए चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी यू आर आस्क्ड बाय द एमडी, चीफ अकाउंटेंट हो भाई, नो बोल रहा है कि टू ड्राफ्ट नोट्स टू अकाउंट फॉर इंक्लूजन इन एनुअल रिपोर्ट, बोल रहा है कि आपको क्या क्या एनुअल रिपोर्ट में दिखाना है तो वो बता दो। तो देखो पहले इसमें मटेरियलिटी के बारे में बोला है, अगर मटेरियल है तो उसको डिस्क्लोज करेंगे, मटेरियल नहीं है तो उसको नोट्स टू अकाउंट में, ये सब आप बोल दो। ओल्ड पॉलिसी रहती है, मतलब कोई भी पॉलिसी चेंज होती है तो ओल्ड न्यू और रीजन और उसका इफेक्ट और क्यों पॉलिसी चेंज किया रहता है, सारा ज्ञान निकाल के आप यहाँ रख दीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आइए। पहले आपको देखो आंसर को 3 पार्ट में लिखना है, आपको मालूम है, मालूम ही होगा, नहीं मालूम बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना प्रोविजन, अपना ज्ञान निकाल के रख दो, सजा के रख दो एकदम थाली में, सर ये ज्ञान है हमारे पास। फिर उसके बाद आओ क्वेश्चन पे कि सर आपके आपने जो थाली निकाल के रखी है हमारे पास, क्वेश्चन आपने क्या पूछा है। फिर उसके बाद आइए तीसरे पे आइए, आंसर दीजिए कि सर इसका आंसर प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। ठीक है, आंसर कैसे लिखना है ये भी हो गया, सब समझ लो बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यू, वो प्राइम कॉस्ट वाला बोल रहा है कि उसके बेसिस पे वैल्यू करता था, प्राइम कॉस्ट फिर अब फैक्ट्री कॉस्ट। तो देखो बोल रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट पे करेंगे, पहले प्राइम कॉस्ट होता था, ठीक है। ये दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे बोल रहा है कि बहुत ज्यादा, यही सब चीज हम लोग पढ़े थे कि फैक्ट्री में कुछ ज्यादा खर्च हुआ होगा, इसीलिए उसको क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ रहे हैं वो वैल्यू। इससे क्या होगा, प्रॉफिट आपकी इंक्रीज हो जाएगी 20 करोड़ से, इन्वेंट्री की वैल्यू 30 से 50 हो जाएगी, 20 करोड़ से करंट एसेट्स बढ़ जाएगा, वही सारी चीज बोला है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 2% जो सेल है वो आफ्टर सेल सर्विसेज वाला, वो बोल रहा है कि भैया इसमें विद द इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड्स बना रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट ऑकरिंग इन द प्रोडक्ट हैज रिड्यूस्ड, मतलब हमारी गुड्स में कोई भी खराबी आती ही नहीं है, इसीलिए भैया जब होगा तब करेंगे, जिससे हमारा 12 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें तीसरे वाले में जो परमानेंट डिक्लाइन हुआ है, इसमें बोल रहा है सर द कंपनी हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10 करोड़ फॉर परमानेंट फॉल विच हैड टेकन प्लेस ओवर लास्ट 5 ईयर, द प्रोविजन सो मेड, उससे 10 करोड़ की प्रॉफिट आपकी कम हो जाएगी। बस आपको बस रीजन बता देना, और कोई इसमें कुछ ओल्ड न्यू पॉलिसी वैसा था नहीं, बस वो बोल रहा है इतने दिन से किए नहीं थे तो आप उसको कर रहे हैं बच्चों। समझ में आ रहा है ना, आएगा यार, ये तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, XYZ कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, अरे भैया मनी मार्केट वाला फाइनेंशियल सर्विसेज है, इज अंडर गोइंग टाइट लिक्विडिटी पोजीशन, मतलब बहुत इनका जो है बिजनेस जो है फंसा हुआ है माजरा। सिंस मोस्ट ऑफ द असेट ऑफ द कंपनी आर ब्लॉक्ड इन वेरियस क्लेम एंड पिटिशन इन स्पेशल कोर्ट, ओ माय गॉड, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, सारी असेट जब जो मतलब बहुत सारी असेट जो जब्त हो चुकी है। XYZ accepted ICD इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एंड इट्स मेकिंग बेस्ट एफर्ट टू सेटल द ड्यू, कोशिश कर रही है कि पैसा दे देगी। देयर वर क्लेम एट वेरिड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारा अलग अलग ROI से है, फ्रॉम लेंडर्स, अलग अलग लेंडर से है, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ICD टू डेट ऑफ रीपेमेंट, मतलब ड्यू डेट हो गया है, अब ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट्स अलग अलग जो है क्लेम है। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एज पर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टिल द ड्यू डेट एंड नोट for non-provision of interest on the due date to the date of repayment was affected in the financial statement। अरे वो बोल रहा है ड्यू डेट तक बस हमने बनाया है, ड्यू डेट के बाद हमने प्रोविजन नहीं किया और हमने बस दिखा दिया है कि भैया हम इसके बारे में बस नोट्स देंगे। अच्छा, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्टिंग रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट and in the absence of any specific legal obligation at present as per the term of contract, the company considered these claims are not in the nature of claim against the company, claim against the company not acknowledge the debt। मैं बता रहा हूँ ये कंपनी ये खुरापात क्या कर रही है, ये सब क्या सोच रही है ना, ये अपने आप को जो है इंसॉल्वेंट घोषित कराएंगे, फिर जितना पैसा बचेगा सब में सेटलमेंट करा के उसको खत्म करा देंगे, ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो मेरे भाई ये सब करने से नहीं होगा। आप मतलब आप एक बात बताओ, आप यहाँ पे ड्यू डेट तक बना रहे हो, ड्यू डेट तक बोल रहे हो कि हाँ लायबिलिटी है, उसके बाद आपकी लायबिलिटी नहीं है। अरे मेरे भाई अगर आपका अमाउंट नहीं असर्टेन हो पा रहा है, हाँ, तो आप जो है एक एस्टिमेटेड अमाउंट तो बनाओ, इतना तो प्रोविजन करो, मतलब इतना ड्यू डेट तक आप कर रहे हो, उसके बाद कह रहे हो कि नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट।
क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, मतलब भैया ये हमारी डेप्ट ही नहीं है, हम इसको डेप्ट नहीं मान रहे हैं। अरे मतलब कुछ भी, यहाँ पे आप किसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, यहाँ पे आप जो है प्रूडेंस की धज्जियां उड़ा रहे हो। प्रूडेंस क्या कहता है, लॉसेस की चिंता करो, और यहाँ पे आपके सारे क्लेम फंसे हुए हैं और आप प्रोविजन नहीं बुक कर रहे हो, अलग से चार्ज लगेंगे आपके पे। ठीक, क्या बोल क्या रहा है ये? बोल रहा है अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट एंड इन द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन। अरे अब क्या चाहिए तुम्हें, हैं कोर्ट केस चल रहे हैं, अब सीधा फांसी पे लटक जाओगे तब मानोगे क्या? बोल रहा है वेदर द ट्रीटमेंट डन बाय कंपनी इज करेक्ट और नॉट, मारो पहले उसको। बोल रहा है कंपनी का ट्रीटमेंट करेक्ट है कि नहीं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रूडेंस की धज्जियां उड़ रही हैं। ठीक है, प्रोविजन तो बताना ही, प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि AS29 आपका ग्रुप 2 में है, उसमें क्या कहता है प्रोविजन कब बनेगा, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है ड्यू टू पास्ट इवेंट, मतलब आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट के चक्कर में, और आपका एस्टिमेट्स है कि यार उसको देना है। तो अक्रूवल जो है, अक्रूवल के बारे में बता दीजिए, अक्रूवल इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। ठीक है, बहुत सारा ज्ञान व्यान बता दीजिए आप जो भी। फिर ट्रीटमेंट कंपनी नॉट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ डिफॉल्ट इज नॉट करेक्ट, तो भैया करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग एएस के क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ कहाँ आए हैं। क्वेश्चन एनालिसिस, आ जाओ, देख लो देख लो। देखो ये मई 23 का क्वेश्चन है। इसमें देखो 1 के क्वेश्चन आए हैं नहीं, 10 11 12 16। 10 यानी पीपी, 11 यानी इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, 12 यानी अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट, 16 बोरोइंग का, ऐसे ऐसे है ये पहला क्वेश्चन ही होता है। आपको मालूम है ABCD 4 क्वेश्चन रहते हैं। देखो इसमें आए नहीं, इसमें आए नहीं, इसमें आए सर दिसंबर 21 में, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आ जाओ, ये सब आपको ICI के वेबसाइट पे मिल जाएगा बच्चों, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। दिसंबर 21 में कौन सा क्वेश्चन था, डी वाला क्वेश्चन था। डी वाला क्या है, देखो क्या कहता है, ये फीफो मेथड से वेटेड एवरेज कर रहा है। अभी हम लोगों ने करके आया ना कि इससे क्या होगा आपकी देखो क्या हो रहा है, 1/24 से आपकी स्टॉक 1,15,000 हो जा रही है, NRV जो है 1,54 हो जा रहा है, तो वैल्यू किस पे होगा आपका, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, 1,15 पे ही होगा। और 1/24 से 1,15 करने पे आपका कितना प्रॉफिट कम हो जा रहा है, 1/24 माइनस 1,00,000, अभी किया ना हम लोगों ने, 9,000 से आपकी क्या हो जा रही है, प्रॉफिट कम हो जा रही है। तो प्रॉफिट भी कम हुई, साथ ही साथ आपकी करंट असेट्स भी कम हो गई, स्टॉक कम हो गई, बस अभी हम लोग करके आए हैं। हो गया ना ये, चलो। ये जो डी वाला ये भी तो क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ABC लिमिटेड वाज प्रीवियसली मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग स्टॉक बेस्ड ऑन स्टॉक नॉट इशूड फॉर लास्ट 12 मंथ up to up to 30 last 12 month up to 31 मार्च 2020। नाउ द कंपनी वांट टू मेक प्रोविजन बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021। वो बोल रही है हम जो नॉन मूविंग स्टॉक है, जो माल नहीं निकल पा रहा है, उसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं, और उसका बेसिस था कि जो 12 महीने से नहीं निकले उसके लिए प्रोविजन बनाओ। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं कि टेक्निकल इवैल्यूएशन कराएंगे, उसके बेसिस पे देखेंगे, मतलब चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितना था, 1,33,, मतलब 133.75 लाख। प्रोविजन टेक्निकल के बेसिस पे है 4 लाख, प्रोविजन 12 मंथ वाले के बेसिस पे है 5 लाख। मतलब ऐसा करने से यहाँ पे प्रोविजन कम बन रहा है टेक्निकल इवैल्यूएशन पे, तो यानी प्रोविजन कम बन रहा है तो आपकी प्रॉफिट ज्यादा आएगी। 1 लाख से सर आपकी प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगी, सर प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगी। सर आपकी स्टॉक भी ज्यादा आएगी 1 लाख से, बिल्कुल सर। आप प्रोविजन कम कर रहे हो यार, स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक के अगेंस्ट में आप कम की प्रोविजन कर रहे हो, तो आप स्टॉक कम घटाओगे ना, तो बस। और सर ऐसा हो क्यों रहा है, आप ये बताओ। सर टेक्निकल इवैल्यूएशन कर रहे हो, 12 मंथ वाला नहीं कर रहे हो सकता है कि सर आपकी जो कंजप्शन पैटर्न है या आपकी जो इन्वेंट्री है वो 12 महीने वाले के बेसिस पे नहीं रह गया है, मतलब एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, उसकी जो यूटिलिटी यूजफुलनेस है, यूटिलिटी कैपेसिटी है, वो आपकी जो है 12 महीने वाले पे नहीं बैठ रही है, तो बस ओल्ड पॉलिसी क्या थी, सर अब प्रोविजन 12 महीने के बेसिस। एक बात बताओ यार,
मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तो प्रोविजन है यार। प्रोविजन इज नॉट अ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी मेरे दोस्त। तुम लोग मुझसे क्या ही बुलवा रहे हो? ये प्रोविजन है। प्रोविजन तो चेंज होते ही रहते हैं। आपको 10% लग रहा है, कल 5%, कल 8%। प्रोविजन जस्ट एन एस्टिमेट, इट्स नॉट अ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी मेरे दोस्त। तो ओल्ड न्यू यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताना है। सर इसमें क्या बोल रही है, क्या पूछ कह रहा था? एक मिनट रुको तो, मैं देखूँ तो थोड़ा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ओ सर, इट इज नॉट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। वाई सर? बिकॉज प्रोविजन कैन बी चेंज। प्रोविजन ऊपर नीचे होता रहता है, इट्स नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो सर ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। हालांकि ऐसा करने से जो है क्या होगा, सबसे पहले आप मेटेरियलिटी लिखिए। और ये मुझे मटेरियल भी नहीं लग रहा है, 133.75 लाख का। इट्स नॉट लुकिंग मटेरियल। बट ऐसा करने से क्या होगा, आपकी प्रॉफिट जो है 1 लाख से कम हो जाएगी, स्टॉक भी 1 लाख से कम हो जाएगा। आप ये आंसर तो देना है। तो आज इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है। दूसरे वाले क्वेश्चन में तो था, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी था बच्चों, ठीक है। देखो क्या लिखा है। द डिसीजन ऑफ मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल मेथड डज नॉट अमाउंट टू चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी में कंपनी में रिक्वायर प्रोविजन फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री should be made, ठीक है। The method of estimating the amount of provision may be changed in a more prudent estimate can be made। आपको लग रहा है और ज्यादा एस्टिमेट हो सकता है, ठीक है, तो इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आप क्या करो, 5 लाख से 4 लाख कर ले रहे हो। इसका डिस्क्लोजर कैन बी मेड इन द फॉलोइंग लाइन बाय वे ऑफ नोट्स टू अकाउंट। इसका डिस्क्लोजर आप दे सकते हो कैसे? कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर। मतलब पहले की तरह नहीं कर रहे हैं, ये टेक्निकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं। हैड द सेम मेथड बीन फॉलोड एज इन द प्रीवियस ईयर। अगर पहले की तरह होता तो सर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड करेस्पॉन्डिंग इफेक्ट ऑन द नेट एसेट्स वुड हैव बीन लोअर बाय 1 लाख। जो बढ़ रहा है अभी वो कम हो जाता, बात खत्म। दूसरा वाला क्या क्वेश्चन था सर? अरे फीफो से आप वेटेड एवरेज करो, तो ये मैं क्या ही पढ़ाऊं। तो चलो आ जाओ। तो सर ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ आरटीपी में, देखो क्वेश्चन आया क्या। हाँ, नवंबर 23 के आरटीपी में आया पहला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन में आया, मतलब पहला बोल रहा हूँ मैं, ये एस वन का क्वेश्चन है, 15वां वाला। आ जाओ नवंबर 23 की आरटीपी। सब निकाल के रखा हूँ, कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं है। 15वां क्वेश्चन आ जाइए। हाँ ये है। अरे मेरे भाई, मेरे भाई, अभी देख लो मैं क्या ही कर रहा हूँ। देखो देखो, अभी मैंने ने कह रहा है नॉन मूविंग इन्वेंट्री, टेक्निकल इवैल्यूएशन, 12 मंथ इवैल्यूएशन, छोड़ दो। छोड़ दूं मैं ना? अरे सर अभी आपने किया तो आरटीपी में ये क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, हाँ, डबल डबल आ गया ये। और देख लेते हैं और कहाँ आ रहा है। और कहाँ आया है सर? ये आया था। ओ माय गॉड सर, आरटीपी में ये था। फिर 16 ए है। 16 ए में ये आया है, 16 ए मई 23। तो मई 23 भी आओ देख लेते हैं। जहां जहां क्वेश्चन मिलेंगे सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं कहाँ है। 16 ए, 16 ए है। फीफो से वेटेड एवरेज मत कराओ मेरे से, मत कराओ। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, अब मैं क्या ही बोलूं। तो ये भी हो गया सर। अरे मैं क्या करूं, सेम सेम क्वेश्चन है तो। सर आप ऐसा भी तो कर सकते थे, जो सेम क्वेश्चन है वो हटा दें। कर सकते थे, बट ऐसे आपको ये नहीं पता चलता ना कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है ये। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, बहुत सही रहेगा, ऐसे आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। इसमें वन के क्वेश्चन नहीं आए नवंबर 22 में, यहाँ आए हैं। 16 बी, 16 ए, 16 बी, देख लो। मई 22। इतना आरटीपी मैं करा रहा हूँ ना बच्चों, आपको कहीं और करने ही जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो आ जाओ इसको कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है।
A company with a turnover of 225 crore and borrowing of 51 crore during the year 31 मार्च 2021 want to avail the exemption available in adoption of AS applicable to company for the year 31 मार्च 2021। अच्छा, ये AS की एप्लीकेबिलिटी वाली है। ये शायद आपकी मैंने उसमें नहीं बोला हुआ था, तो मैं अभी बोल दे रहा हूँ। देखो, कोई अगर कोई कंपनी है, वो एसएमई की कैटेगरी में आना चाहती है, तो वो एएस में एग्जाम्पशन ले सकती है, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसका पहला क्या कंडीशन होता है कि भैया आप लिस्टेड नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि सर नाइदर लिस्टेड नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टेड। आपकी जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ तक है। 250 करोड़ अप टू जो है 250 करोड़ है। बोरोइंग अप टू 50 करोड़ है। और जो है, आप ना तो होल्डिंग है, ना ही एसोसिएट है, ना ही सब्सिडरी है। ना होल्डिंग हस्क, मैं बोलता हूँ इसको हस्क, होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडी किसकी? आपकी नॉन एसएमसी की। नॉन एसएमसी मतलब क्या हुआ कि आप कोई बड़ी कंपनी के होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट नहीं है, तो बस। लेकिन यहाँ पे देखो, इसका बोरोइंग कितना चला गया है? 51 करोड़। तो सर इसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लगाओ यस। तो अब क्या है दूसरा क्वेश्चन? एन ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्ट आर चैरिटेबल और रिलीजियस बिलीव दैट accounting standards are not applicable to it since a very small proportion of its activity are business in nature। अच्छा, ऐसा कहाँ लिखा है बच्चों कि आप जो है ट्रस्ट अगर चला रहे हो तो आपको एएस के कॉम्प्लाई करने की जरूरत नहीं है? तो भैया, आपको बिजनेस नेचर है या नॉट फॉर प्रॉफिट है, आपको एएस कॉम्प्लाई करना है, भले स्मॉल नेचर है, उससे मतलब नहीं होता। और इसका कोई आंसर भी देख लो, 16 है का 16 भी। देखो, ये सब क्वेश्चन निकल के आए ना बाहर आपको। देखो क्या लिखा है। देखो, एसएमसी की क्या क्लासिफिकेशन है? डेब्ट और इक्विटी, नॉट लिस्टेड, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टेड। और एक और था बैंक ना। अब ना तो आप बैंक हो, ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ना ही तो इंश्योरेंस कंपनी हो। तो बैंक, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस कंपनी। टर्नओवर जो है, टर्नओवर वाली भी क्लासिफिकेशन देख लीजिए। डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। अप टू मतलब 250 करोड़ तक है। ठीक है। और आपका बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट, आप जो है इन एक्सेस ऑफ रुपीज 50 करोड़, मतलब 50 करोड़ से ज्यादा नहीं है। और जो ना तो होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, होल्डिंग सब्सिडरी एंड विच इज नॉट ए स्मॉल मीडियम साइज कंपनी, मतलब नॉन एसएमसी की जो है आप नहीं हो। ये हो गया भैया। तो नॉट अवेलेबल, इसके लिए एग्जाम्पशन नहीं है। फिर क्या है कि वो चैरिटेबल वाले को लगेगा नहीं लगेगा। देखो, एएस अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरप्राइजेस, कोऑपरेटिव, corporate, other firm engage in a commercial industrial business activity whether or not profit oriented, even if it applies for charitable and religious purpose। बस बात खत्म, आपको लगेगा ही लगेगा, तो छोटे मोटे से मतलब ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये नए क्वेश्चन अभी को थोड़ी देर बाद जाके हम लोग को मिले। अब देख लेते हैं हम लोग, अभी हम लोगों ने कौन सा किया? एएस की एप्लीकेबिलिटी वाली सीरीज की है। हम्म। तो बच्चों हम लोग की ये हो गई, यानी ये क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन हो गए। अब कहीं एएस वन के क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। इसमें देख लेते हैं, एएस वन के क्वेश्चन है ये आरटी एमटीपी है। ठीक है। नवंबर 23 यानी अभी की जस्ट। तो इसमें एएस वन नहीं है, इसमें है सीरीज टू में 1D का 1 क्वेश्चन है। आ जाओ। नवंबर 23 एमटीपी, नवंबर 23 एमटीपी सीरीज टू। हाँ, सीरीज टू। आ जाइए सर। कौन सा क्वेश्चन था वो? 1D था क्या सर? हाँ, ये देखो क्या बोल रहा है सर, बोल क्या रहा है? सर क्या बोल रहा है? अरे मुझे क्या मालूम, आप बताइए ना सर। अच्छा, आओ देख लो। देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ एएस वन। आपको ट्रू फॉल्स खेलना है, बचपन वाली चीजें याद है ना। हम लोग लास्ट के वर्ड देखते टू याद कर देते हैं, ट्री मतलब ट्रू है फिर फॉल्स है। वैसा नहीं करना है। अभी देख लो क्या करना है। गजब की चीजें थी। बोल रहा है सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन अंडरलाइन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो सही बोल रहा है। कुछ अकाउंटिंग एजम्पशन ऐसे होते हैं जो अंडरलाइन होते हैं, मतलब ये फॉलो हो रहे हैं। They are usually specifically stated because their acceptance and use are not assumed। देखो उल्टा बोल दिया। वो बोल रहा है उसको स्पेसिफिकली दिखाना पड़ता है, ऐसा नहीं है सर। फॉल्स।
वो एज्यूम्ड होता है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना। हाँ, डिस्क्लोज अब करोगे जब वो फॉलो नहीं हो रहा है। फिर आगे क्या है? If fundamental accounting exceptions are not followed in the presentation and preparation of financial statement, specific disclosure is not required. इसको मारो तो। बोल रहा है फॉलो नहीं हो रहा तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। पागल हो गया क्या? डिस्क्लोज करेंगे तब। फिर क्या बोल रहा है? All significant accounting policy adopted in preparation and presentation of financial statement should form part of financial। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने लगाई हुई हो उसको एक जगह आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ट्रू। देखो, इससे और इसमें आप वो क्रॉस मत खा जाना। इधर अभी आप बोल रहे हो डिस्क्लोज नहीं करनी है, फिर आप बोल रहे हो जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने लगाई हुई है। अरे बच्चों, वो 3 अकाउंटिंग अजम्पशन है, फंडामेंटल अजम्पशन है वो 3। कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, उसके बारे में ये नहीं बोल रहा है। बोल रहा है ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑल अदर के बारे में बात कर रहा है। अब क्या बोल रहा है बच्चों? एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी which has material effect should be disclosed, where the amount by which any item in the financial statement is affected by such change is not ascertainable wholly or in part, fact need not be indicated। बोल रहा है कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस हुआ विच एज अ मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज। वो बोल रहा है हाँ, मटेरियल इफेक्ट तो डिस्क्लोज करेंगे। फिर बोल रहा है अगर अमाउंट जो है असर्टेन नहीं हो पा रहा है तो हम उसका फैक्ट नहीं दिखाएंगे। पागल हो गए हो क्या? अगर अमाउंट नहीं मिल पा रहा है आपको तो फैक्ट तो कम से कम दिखाओ। तो ये तो फॉल्स हो गया ना बच्चों। खुद कह रहा है कि मटेरियल तो दिखाएंगे, लेकिन बोल रहा है कि अगर अमाउंट नहीं हो पा रहा है, असर्टेन नहीं हो पा रहा है, तो आप वो फैक्ट नहीं दिखाएंगे। गलत बोल रहा है यार, फैक्ट तो दिखाओ। फिर क्या बोल रहा है? देर इज अ नो सिंगल लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी विच आर अप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टेंसेस। सही बोल रहा है। हर पॉलि इसीलिए तो चेंज करना पड़ता है ना समय समय पे अकाउंटिंग पॉलिसी को। हर एवरी सिचुएशन के लिए एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसे सिंगल लिस्ट नहीं है। तो ये ट्रू। तो देखो मैंने क्या बोला? फॉल्स, ये भी फॉल्स है, मैंने नॉट लिखा हुआ है। फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। आंसर भी देख लो। फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू। सही है। खुशी, खुशी मेरी। अभी कहाँ पे हम लोग हैं? एमटीपी के सेकंड सीरीज में। आ जाइए, आपका ये हो गया बच्चों। कर लो, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं तो सीए बन चुका हूँ। सर आप सीए बन गए हैं तो बार बार बताइए नहीं, हम भी बनेंगे एक दिन। अरे बनो, मैं चाहता हूँ यार आप लोग सीए बनो, सीए बनने के बाद मजे हैं। अभी देखो यहाँ पे आए क्या, मई 23 के सीरीज में। हाँ सर यहाँ भी आए हैं मई 23, ये आया है। और सर मई 23 का सीरीज 2 में सर ये आया है, ये भी आया है। कितने आए हैं यार 1 के क्वेश्चन? नवंबर 22 का सीरीज 1 में नहीं आया, थैंक गॉड। इसमें आया है, इसमें भी आया है। चलो और देख लेते हैं फटाफट। तो मई 23 1D, आ जाओ। मई 23 1D। आरटी एमटीपी कर रहे हैं, एमटीपी मई 23 का सीरीज 1, 1D है ना। चलो चलो तुरंत यहाँ से चलो। प्रोविजन 12 मंथ, टेक्निकल इवैल्यूएशन नहीं करना है, हटाओ। कितनी बार कराऊं? और इसमें भी था, इसके सेकंड वाले सीरीज में था मई 23 का। देख लेते हैं। शायद 1B था और 6A था। हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहे हैं। अरे नॉन मूविंग स्टॉक, टेक्निकल इवैल्यूएशन, 12 मंथ इवैल्यूएशन, कितनी बार मैं कराऊं? 6A भी था आपका। ये क्या बोल रहा है? सर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, देखो आप, मन लगना चाहिए आपका। आप, मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूँ? ये टेक्निकल इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन और वैक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वर्डिंग भी आप देख लो, समझ लो एकदम अच्छे से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी विद अ व्यू टू एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही बोल रहा है। अकाउंटिंग पॉलिसी इसीलिए आया भी था कि एक रूल्स पे सारी बैलेंस शीट बने। और इसका मेन मोटो क्या था? ताकि यार दो बैलेंस शीट को हम लोग कंपेयर कर पाए। अब कोई अपने हिसाब से लगा रहा है, कोई अपने हिसाब से लगा रहा है, तो कंपेयर कैसे करोगे आप? एंड इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। डिस्कस एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अरे मेरे भाई क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहला, कंपेरेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी,
कंपैरेबिलिटी रहेगी, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, रिलायबिलिटी रहेगी। हम्म। ठीक है। और और क्या है? और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। देखो क्या क्या लिखा हुआ आंसर 6A का। ये क्या, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसको एज एग्जांपल आप कह लो यूनिफॉर्मिटी, जो मैंने वहां पे लिखा है। मतलब सारे लोग अलग अलग नहीं कर रहे हो, सब एक जैसा कर रहे हो। एडिशनल डिस्क्लोजर, अगर कोई एडिशनल डिस्क्लोजर करने लायक है तो वो डिस्क्लोज कर देंगे, क्योंकि क्या उसके पीछे बैलेंस शीट बनने के पीछे क्या मोटो रखा गया है ये पता चलेगा। कंपैरेबिलिटी, कंपैरेबिलिटी रहेगी बच्चों, बस वही। देखो कुछ और मैं कुछ और बोला है क्या? नहीं ना। तो एमटीपी मई 23 हो गया, और देखो कहाँ पे है। अरे ये तो खुल ही नहीं रहा है। हाँ सर, अब नवंबर 23 में बस है 6C का पहला, नवंबर 23 सीरीज 2। नवंबर 23, एमटीपी, एमटीपी नवंबर 23, नवंबर 23 था, नवंबर 22 है। 6A था ना शायद। और देखते हैं। कौन सा था यार, मेरे को मिली नहीं, मैं भूल गया। 6C है। इतने सारे क्वेश्चन करा रहे हो बच्चों, और आप जो है बताओ। अच्छा ये, अरे ये, मैं क्वेश्चन देख के भी बताओ चला गया यहाँ से। आफ्टर सेल सर्विसेज 600 करोड़। जब हमारा प्रोडक्ट बहुत, सॉरी, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो गया है, अब ये नुकसान नहीं होगा, तो हम जब प्रोविजन होगी, खर्चे होंगे, मतलब कि रिटर्न आएगी तब बनाएंगे, अगर खराबी आएगी तो बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको बच्चों, तो अब इसको करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, आपके AS1 के जितने भी जगह क्वेश्चन आए थे अब तक के, हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन कवर किए? हम लोगों ने पहले स्टडी मैट किया, फिर हम लोगों ने 4 साल का मतलब 4 अटेम्प्ट का क्वेश्चन किया, आरटीपी में AS1 के जहाँ क्वेश्चन आए थे वो भी कर लिए, और एमटीपी में जितने भी AS1 के क्वेश्चन थे, देखो यहाँ थे, ये वन के क्वेश्चन कर लिए, ये वन के क्वेश्चन थे कर लिए, ये वन वन ये कर लिए, ये वन वन ये कर लिए। कुछ बाकी रह गया क्या, बता दो, वो भी करा दो। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय। पढ़ते रहिए बच्चों, होगा जरूर।